आज का चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि आखिरकार न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। आपको ऑलरेडी मालूम है किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियर की डिस्कवरी। किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। वो जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पे उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था ना। सो रदरफोर्ड वाज द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? तो सबसे पहले तो होते हैं सर न्यूट्रॉन्स होते हैं। और क्या होते हैं सर? प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। इनको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, राइट। अगर एक न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? कितना चार्ज होता है न्यूट्रॉन के पास? जीरो। जीरो। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? हम्म +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ओके। मास कितना होता है आपके न्यूट्रॉन का? तो सर न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली याद नहीं करना, बट आपको बस एक आइडिया लगना चाहिए कि 1.6749, आगे भी है 286, कितना याद करोगे, है ना। तो इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। और आपका जो प्रोटॉन है उसका मास है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके बेटा, है ना। तो आपका, आप ये कह सकते हो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन जो है, इट इज स्लाइटली लेस देन बट ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। यस और नो? हम्म यस सर। अच्छा। अब न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सर वो तो अलग अलग एटम का अलग अलग होगा। तो जो भी एटम का, जो भी उस एलिमेंट का सिंबल है, लेट्स से एक्स, मतलब क्लोरीन है तो क्लोरीन, कार्बन है तो सी, क्लोरीन है तो Cl, कार्बन है तो सी, आयरन है तो Fe। ठीक है, वो एक्स। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो AXZ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसे भी लिखा हुआ देखा है बुक्स में। ओके बेटा। और मैंने ऐसे भी लिखा हुआ देखा है बुक्स में। हालांकि ये दोनों ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बट इस तरीके से भी लिखा हुआ हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मीनिंग क्या है इसका। ओके। यहाँ पे आपका एक्स तो सिंबल है, सिंबल ऑफ एटम है। ए क्या है? मास नंबर। क्या है ये? मास नंबर है, ध्यान रखिएगा। ये मास नहीं है, ये मास नंबर है। ओके। मास नंबर क्या होता है? ये हमेशा एक इंटीजर होगा। इट इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके। और Z क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। ये सबको मालूम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। ये तो सबको पता है ना। तो न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा? ऐसे ही लिखने नहीं है। न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा बताइए तो जरा। सिंपली A-Z होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। उसको कॉपी कर लो जल्दी जल्दी तो।
यस सर। हो गया। चलो, तो अगला हम लोगों को जो चीज़ देखनी है, अगली चीज़ वो है कुछ और बेसिक डेफिनेशंस जो आपको ऑलरेडी मालूम है। एक तो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम जेड डिफरेंट ए, मतलब कि एक ही एटम के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बदल जाने की वजह से मास नंबर बदल जाएगा। ऐसे एटम्स को या ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं? सेम न्यूट्रॉन नंबर। ओके, क्या? सेम न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर का मतलब क्या हो गया? ए माइनस जेड सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, बट डिफरेंट ए और जेड जो भी लिख लो, ठीक है। एंड देन देयर आर आइसो बार्स। आइसो बार्स का बार का हम लोग हमेशा यूज मास, फोर्स, वेट, प्रेशर इनके लिए करते हैं ना। तो आइसो बार का मतलब क्या हो गया? सेम ए डिफरेंट जेड। ओके, समझ में आ गई बात? मतलब अगर आपने प्रोटॉन बढ़ाए तो न्यूट्रॉन घटाओ, ठीक है। चलो, अगले बहुत जब अच्छे मुद्दे की बात, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एकदम लल्लू से, छोटे से एक लाइन के, वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में बात हो रही है। आपका जो रेडियस होता है ना न्यूक्लियस का, रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 होता है। ए क्या है? मास नंबर। समझ में आया? मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। रेडियस कितना है? ये रफ, दिस इज रफली ट्रू। ओके, आर नॉट की वैल्यू यहां पर क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, मतलब 1.1 पिकोमीटर, है ना बेटा? समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल बेसिक नॉलेज है बेटा, जो थोड़ा पता होना चाहिए ताकि हम आगे डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकें। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो न्यूक्लियस का साइज ऐसे डिटरमाइन होता है। तो सर ये फॉर्मूला क्यों काम कर जाता है? समझिए बात को। अगर मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालूं तो डेंसिटी क्या होगा? रो विल बी रफली इक्वल टू टोटल, रफली इक्वल होगा, रो विल बी इक्वल टू मास अपॉन 4/3 πr³ यस और नो? दैट इज इक्वल टू 3/4 π इंटू मास अपॉन r³ कितना हो जाएगा? r0³ इंटू ए। मास बाय, और मास क्या है? अप्रोक्सीमेटली ए टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, लगभग लगभग, है ना? सो ए कैंसिल हो गया। सो दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। होता कितना है ये कांस्टेंट? तो इसकी वैल्यू सुन लो बेटा, 3 इंटू
10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है एक बार और लिख लेते हैं, 3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। आपको पता है कितना भारी है ये पानी के मुकाबले? 3 × 10⁻14 टाइम्स। यस और नो? मतलब कितना? 3 × 10⁻14 का मतलब समझते हो? 3 करोड़ करोड़। पानी के मुकाबले इतना ज्यादा डेंसिटी है उसकी, न्यूक्लियस की। और ये नंबर इंटरेस्टिंगली एक कांस्टेंट आया है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आया, राइट? क्यों आया ये कांस्टेंट? क्योंकि आप न्यूक्लियस के बारे में ऐसे सोच सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर जो मास है वो सारा का सारा रखा हुआ आपके एटम का, सारा का सारा मास बहुत ही छोटी जगह, न्यूक्लियस जो कि बहुत छोटी जगह है, उसी के अंदर सारा का सारा मास भरा हुआ है, ठूस ठूस के भरा हुआ है ना? आप ऐसे समझ लो कि मास को इतना ठूस ठूस के भरा गया, इतना दबा दबा के भरा गया, इतना क्लोजली पैक किया गया है हर एक न्यूक्लियस के अंदर कि सारे न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी के बराबर है। उससे ज्यादा डेंसिटी हो ही नहीं सकती। तो सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी इक्वल हो गई ना? हाँ या ना? ऑलमोस्ट इक्वल हो गई ना सब, सारे सारे के सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी, बोलो। सो बस वही फंडा है कि भैया क्यों आपके सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल है। और क्योंकि सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए जो रेडियस है वो मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है। ओके? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्स, मतलब दो न्यूक्लियस दे देंगे, बोलेंगे कि देखो लिथियम का रेडियस इतना है, तो बताओ आयरन का रेडियस कितना होगा, दोनों का मास नंबर पर दे रखा होगा, तो आप ऑब्वियसली सॉल्व कर पाओगे, राइट? आर नॉट याद नहीं भी होगा तो भी, वैसे आर नॉट याद रख लो, कोई नुकसान नहीं है, ये नंबर भी याद रख लो, कोई नुकसान नहीं है। चलो आगे बढ़े। हम्म यस सर। तो आखिर देखते हैं भैया मास ऑफ प्रोटॉन होता कितना है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, अच्छा लिखाया था ना मैंने, कितना लिखाया था एक बार और लिख देते हैं, कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट? है ना? वहीं अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं तो कितना लिखा था मैंने? 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना? अब एक और मास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ए एम यू। आप ऑलरेडी जानते हो इसका मीनिंग, जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। क्या होता है एम यू? एटॉमिक मास एटॉमिक यूनिट। मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU आपको मालूम है कितना होता है? डेफिनेशन क्या है? तो सर ये है मास ऑफ कार्बन 12/12, राइट? डेफिनेशन तो पता होगी। हम्म यस। ये तो केमिस्ट्री के सबसे बेसिक में आता है ना यार। नहीं पता हो तो अभी अब ध्यान रखना कि कार्बन 12 का मास को 12 से डिवाइड कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा? 1 AMU कहलाएगा। एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 1.6603 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से जो भी बच्चा अभी ध्यान से सब कुछ देख रहा होगा ना, उसको एक चीज अखर गई होगी। कुछ यहाँ पे अजीब सी चीज दिख रही है आपको? सर मास का प्रोटॉन ऑफ मास, मास न्यूट्रॉन और आपका ये सब सेम लग रहा है ऑलमोस्ट। सब ऑलमोस्ट सेम है, तो वो तो एक्सपेक्टेड है ना बेटा, समझो हाँ। बात को।
कार्बन 12 में क्या है? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, राइट, है ना? तो अगर मैं सिंपल तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ AMU निकालूं तो कितना होगा? 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 12, यही ना होगा? हम्म, भाई अगर आपको बोल दिया Yes, जाए sir. दिस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय 2 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2, इसमें कोई दिक्कत? हम्म, No, नो sir. सर। तो बेसिकली इन दोनों के एवरेज से थोड़ा ज्यादा, राइट? सो दिस शुड बी ग्रेटर देन, कुछ भी होगा तो कम से कम इससे तो बड़ा होना ही चाहिए। इन दोनों का एवरेज से बड़ा होना चाहिए, बट कम से कम इससे तो बड़ा होगा ही ना फिर। तो शुड बी ग्रेटर देन 1.67, मतलब एवरेज निकाले थे 75 का 36, 37 इंटू 10⁻⁻27 kg, हाँ है ना? बट एमयू है कितना? इतना होना चाहिए, इससे बड़ा है इतना। ये क्या मजाक है? समझ में आया प्रॉब्लम? हम्म। Yes, sir. सो मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि मास ऑफ कार्बन 12 इज एक्चुअली लेस देन 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है ही है ना? कार्बन 12 का मास इन उसके कंस्टिट्यूएंट के मास से कम है। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स का नाम है कार्बन बॉक्स, चलो बॉक्स खाली था, बॉक्स में मैंने 6 प्रोटॉन डाले, 6 न्यूट्रॉन रखे और 6 इलेक्ट्रॉन रखे, सबको बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो मुझे मिल गया क्या? एक बंद डब्बा मिल गया जिसका नाम था कार्बन 12। पर इसका इनका मास था m1, इसका मास है m2, और हमने कहा m2 जो है इट इज लेस देन m1 है, इक्वल नहीं है। ग्रेटर होता तो फिर भी बोलते कि अच्छा हो सकता है कुछ और भी होता होगा न्यूक्लियस के अंदर, राइट? पर कम है, तो मतलब मास गया कहां? हम्म, मास गया कहां? बताइए। बताइए। समझ में आया प्रॉब्लम? देखो, हाँ सर। आंसर नहीं पता होगा उसको, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट क्वेश्चन समझ में आया ना कि भाई क्वेश्चन क्या है, कि आखिर लफड़ा क्या हुआ? ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये अपने आप में एक बड़ी मुसीबत हो गई कि भैया ई का मजाक है कि एक डब्बे के अंदर हम लोगों ने जो सामान रखा, तो डब्बे का टोटल मास जो है कंस्टिट्यूएंट से कम हो गया, ठीक है? सो अब क्या करें? तो इसका जवाब दिया आइंस्टीन ने। किसने जवाब दिया इसका? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या कहा? उसने कहा आप बचपन से गलत चीजें पढ़ रहे हो। क्या गलत पढ़ रहे हैं सर? आपने कहा
कि मास कंजर्व्ड है और आपने कहा एनर्जी कंजर्व्ड। दोनों चीजें बचपन से पढ़ा ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये दोनों तो हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार यूज किया होगा। केमिस्ट्री में पता नहीं कितनी बार मास कंजर्वेशन लगाया होगा आपने, फिजिक्स में भी यूज किया है। और मतलब इनफैक्ट फिजिक्स में तो मास कंजर्वेशन वर्ड तक यूज नहीं करते हम लोग, ऐसे ही मान लेते हैं हाँ तो होगा ही होगा, है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन पता नहीं कितनी बार यूज किया है, राइट। पर यस। आइंस्टीन ने कहा कि ये और ये दोनों ही गलत है। तो सच क्या है? तो सच ये है कि बेसिकली मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट आपके लेवल पे आप यही समझो कि मास बेसिकली एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है। मास क्या है? मास इज ट्रैप्ड एनर्जी। एक डब्बे में बंद एनर्जी को मास कहते हैं। समझ में आई बात? हम्म। समझ में आया कि नहीं आया? क्या रिलेशन, मतलब बेसिकली उसने कहा कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। और कितना इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब कैसे, क्या रिलेशन? अगर मतलब अगर मैं मास को एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो मुझे को 1 किलो मास से कितनी एनर्जी मिलेगी? तो उसका जवाब है वो, वही क्वेश्चन आपको पता है, E इज इक्वल टू mc²। राइट? राइट या रॉन्ग? Right. सो एनर्जी, अगर मैं एक मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो जो मुझे मुझे कितनी एनर्जी मिलती है? mc² एनर्जी मिलती है। ओके। तो सर इससे मेरी प्रॉब्लम का क्या लेना देना, है ना? मेरी प्रॉब्लम तो ये थी सर कि मास गया कहाँ। तो जवाब ये बेटा, मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर चला गया। ठीक है, समझ में आई बात? जब कंस्टिट्यूएंट से न्यूक्लियस बना तो कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होके चला गया। ओके बेटा, समझ में आई बात? यहां पर क्योंकि हम यस सर। इस चैप्टर में हम लोग न्यूक्लियस के साथ डील करेंगे। हमारा जो मास को मेजर करने का यूनिट होगा वो किलोग्राम नहीं होगा बल्कि एम ही होगा। सो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आप ये निकाल सकते हो कि 1 AMU कितना होता है। तो सर 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू कितना एनर्जी? तो ध्यान दीजिए, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली है भी, ऑब्वियसली 931.478 समथिंग 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 रहेगा। ठीक है। तो 1 AMU कितना होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके। और कभी कभार इलेक्ट्रॉन का मास कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट ये भी बताने की जरूरत पड़ जाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है बेटा। अगर और ज्यादा डिजिट रखती तो 0.511, एक्चुअली 0.51098 ऐसा होता है। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नंबर थोड़े ये नंबर खास तौर से याद रख लो, ये भी याद रहे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है। मतलब मैंने बोला था ना आपको रेडियस याद रखना, रेडियस के मुकाबले ये नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नंबर याद रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर हैं दोनों इस चैप्टर की में, यही दो नंबर बहुत यूज़ करने वाले हैं, खासतौर से ये ऊपर वाला नंबर। ठीक है। सो 1 AMU कितना होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको लगा सर ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो है, लेकिन बहुत देखो 1 AMU बहुत छोटा मास है, उस छोटे से मास में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में और
उसको बेसिकली एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी थी, एक्साइटेड बोल रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो थी एक हाइड्रोजन एटम की, वो कितनी थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो 13.6 की जगह 931 हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो अगर आप कंपेयर करो एटॉमिक लेवल पर, एटॉमिक लेवल से, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि न्यूक्लियर लेवल पे कितनी ज्यादा एनर्जी होने वाली है इन कंपेरिजन टू एटॉमिक लेवल, राइट? हम्म स्केल का डिफरेंस दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ 10⁶ लगा हुआ है, 931 लगा हुआ है, उधर उधर सिर्फ 13.6 था, है ना? तो बेसिकली करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी के लेवल पे हम बात कर रहे हैं, है ना? सो एनर्जी जो है न्यूक्लियस लेवल पे हम पाएंगे कि बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक लेवल। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे, पर अभी भी हम इंटरेस्टेड इस चीज़ में है कि आखिरकार इस एनर्जी का हिसाब किताब कैसे लगाया जाए, जो यहाँ पे जो मास मिसिंग है उसका हिसाब किताब कैसे लगाया जाए। ओके, ठीक है बेटा? तो इसके लिए हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं। पहली टर्म है मास डिफेक्ट। क्या यूज करते हैं? मास डिफेक्ट, ठीक है? मास डिफेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है सर? तो जो मास की कैलकुलेशन में एक डिफेक्ट आ रहा था ना थोड़ी देर पहले, उसी को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। बेसिकली मास डिफेक्ट का मतलब होता है एक न्यूक्लियस के लिए मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है? इस यही जो कंस्टिट्यूएंट का मास है, इसी को एक और टर्म क्या देते हैं? इसी को लिखने का एक और तरीका क्या होता है इसी चीज को लिखने का? एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास, है ना? जो भी जैसे भी आपको ध्यान रखना है, जो एक्चुअल में जो हम मास एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिंपल कैलकुलेशन से, और एक्चुअल में जो मास आया, उनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है? बेसिकली यूं समझ लो कि मेरे पास खूब सारे न्यूट्रॉन रखे थे, दूर दूर रखे एक दूसरे से, खूब सारे प्रोटॉन रखे हुए, है ना? इनको जोड़कर हमने एक न्यूक्लियस बनाया जिसमें कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे जुड़ गए, है ना? बेसिकली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक न्यूक्लियस बन गया। तो इनका जो कंबाइंड मास है वो क्या हो गया? एक्सपेक्टेड मास। क्या हो गया? एक्सपेक्टेड मास। और इसका जो मास है वो क्या हो गया? एक्चुअल मास, एक न्यूक्लियस के लिए। इसके मुकाबले इसका मास कम होता है, और वो जो डिफरेंस आएगा एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास, उसको हम लोग मास डिफेक्ट कहेंगे। ओके बेटा? ओके। तो सर बात ये है कि वो जो मास था, जो यहां पे एक्स्ट्रा मास था, वो गया कहां? तो बेटा वो जो एक्स्ट्रा मास था ना, वो डेल्टा एम सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। इसको कौन सी एनर्जी कहते हैं? इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या कहते हैं इसको? समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो एक बार कॉपी कर लो। क्या हुआ? सोया नहीं है? पापा कहाँ है बेटा? पापा मुझे पापा को काम करने नहीं देगा, नहीं काम करने देगा।
पापा को काम करना है बेटा, जरूरी है काम। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करने देगा, नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। हो गया सर। हो गया, ठीक है ले जाओ ना इसे। पापा नहीं है दीदी का, बेटा पापा पापा काम नहीं कर रहे। थोड़ा पीछे कर, आगे कर। आप बोले थे ना हेलो करके आ जाएंगे पापा को। क्या पकड़ा, छुरी नहीं पकड़ा, फिर कैसे हो गई? हाय बेटा, पापा लव यू। पापा से मिलके आ जाएंगे सर। चलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना बेटा? सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन आते हैं। ऑब्वियसली हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एक बार डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है, राइट? तो देखो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग अलग अलग सिस्टम्स की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लगेगी। आपको शायद याद होगा हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? क्या था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स? जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहे थे तो क्या था सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी, कि उसको कितनी एनर्जी दोगे कि वो अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाए, राइट? है ना? सिमिलरली आप लोगों ने केमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी पढ़ा होगा, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी है वो, कि कितनी एनर्जी दोगे टू ब्रेक द बॉन्ड। ब्रेक द बॉन्ड का मतलब दोनों एटम्स को एक दूसरे से बहुत दूर तक ले जाने का, है ना? तो वही डेफिनेशन यहाँ पे भी है, कुछ नई नहीं है। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक a nucleus into its constituent particles and taking them to infinite separations। तो ये तो हो गया तोड़ने वाली डेफिनेशन। एक जोड़ने वाली डेफिनेशन भी है, क्या है? एनर्जी रिलीज्ड while formation of nucleus from its constituent particles। initially kept at infinite separations, है ना? समझ में आया कि नहीं? बेसिकली ऐसा समझ लो कि जब इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये न्यूक्लियस बना तो कुछ एनर्जी चली गई। अब जब तक आप ये एनर्जी दोबारा से लाके इसको नहीं दोगे तब तक इसको तोड़ोगे कैसे, है ना? तब तक ये दोबारा अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कैसे टूट सकते हैं? नहीं टूट सकते, क्योंकि मास इंडिविजुअली कंजर्व नहीं है, मतलब मास अकेली कंजर्व नहीं है, एनर्जी अकेला कंजर्व नहीं है, बट मास प्लस एनर्जी कंबाइंड तो कंजर्व्ड ही है ना, ठीक है? तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन हुआ और उसका कॉन्सेप्ट हुआ। फटाफट इसको पढ़ लेंगे।
कॉपी कर लेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलो फिर अब लगे हाँ तो एक अगला टॉपिक आता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा? तो किसी न्यूक्लियस को तोड़ना जितना ज्यादा मुश्किल होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यस और नो? हम्म, हाँ है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, हाँ या ना? लिख सकता हूं कि नहीं? बोलिए, हाँ ना, बोलो ना यार। Yes, sir. ये ठीक है पर परफेक्ट नहीं है। आपको पता होगा कि इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रेटर देन स्विट्जरलैंड है, हाँ या ना? है कि नहीं? हम्म, इंडिया इनफैक्ट फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे चल रहा है आज के डेट में, है ना? मतलब शायद यूएस, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और दो तीन, मतलब और शायद कोई एक और कंट्री, उनमें से किसी एक कंट्री को शायद 6-7 नंबर पे था, अभी लीव करके फिफ्थ नंबर पे आया है ना? राइट? तो क्या मैं कह सकता हूं इट मींस इंडिया इज रिचर? कह सकता हूं क्या? नो सर। तो नहीं कह सकता ना। वही बात यहां पे है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ने से, जीडीपी ज्यादा है इसलिए इंडिया ज्यादा रिच है, ये कहना गलत बात है। ट्रू कंपैरिजन क्या होगा? पर कैपिटा इनकम होगा ना बेटा। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? पर पर्सन जो इनकम आ रहा है वही ना होगा। ये कंपेयर करोगे तो पता चलेगा ना कि कौन सी कंट्री रिच है। हम्म, तो जीडीपी से मतलब नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी से मतलब नहीं है। स्टेबिलिटी कैसे डिफाइंड होगी? स्टेबिलिटी रिलेट्स टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, किस पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी? किस पे डिपेंड करती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती है। ओके बेटा, समझ में आया? Yes, sir. मतलब ये है कि अगर एक न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लेट्स से न्यूक्लियस वन, या बाइंडिंग एनर्जी वन अपॉन न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन वन इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड न्यूक्लियस अपॉन सेकंड न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, देन आई कैन से दैट वन इज मोर स्टेबल देन टू। समझ में आई बात?
ये समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़े फिर, या कॉपी कर लो? कॉपी नहीं है, कॉपी कर लिया तो कॉपी आगे बढ़ेंगे। ये सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सब ऐसे बस समझा रहा था कि एक्चुअल में स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से रिलेटेड होगी। ओके, बढ़ हो गया। बढ़े आगे, चलो। तो देखो, बेसिकली हम लोगों ने जब ये पता चला कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो उससे डिसाइड होता है कि कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का ग्राफ बनाया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का ग्राफ बनाया। तो अब देखो, हमारे पास आइसोबार्स होते हैं, तो एक ही ए के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल, एक ही एक्स की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल वाई की वैल्यू जा सकती है ऑब्वियसली, है ना? क्योंकि बहुत सारे आइसोबार्स होते हैं, राइट? आ सकता है कि नहीं आ सकता? बट हमें उस स्लाइड वेरिएशन से मतलब नहीं है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द पैटर्न। तो जो पैटर्न वॉज समथिंग लाइक दिस, शुरुआत में थोड़ा ज्यादा जिगजैग रहेगा, आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है? ये जो पीक है, जो एटम सबसे, जो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, एटम नहीं न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका नाम क्या है? Fe56। अब तक 56 इंच का सीना, समझ में आई बात? ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। ओके, लोहा है ये लोहे की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, लोहे की न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। ओके, और इसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, यहां से इस चैप्टर के राज खुलना शुरू हो चुके हैं। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा कि ये ग्राफ का शेप ऐसा क्यों हुआ, बीच वाले न्यूक्लियस, मिड साइज के जो न्यूक्लियस हो ज़्यादा स्टेबल क्यों है, छोटी न्यूक्लियस अनस्टेबल है, बड़े न्यूक्लियस अनस्टेबल है, और बीच वाले जो साइज है उस साइज में न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा क्यों है? ये सारी चर्चाएं हम लोग बाद में करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? पर समझने वाली बात यह है कि ये जो न्यूक्लियस है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा? Fe56। मतलब बीच के जो न्यूक्लियस हैं वो सब ज़्यादा स्टेबल हैं, छोटे न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं, बड़े न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं। अब सोचो इससे क्या होने वाला है। इस ग्राफ से सबसे पहला राज पता क्या खुला? अगर मैं यहां वाले न्यूक्लियस के दो टुकड़े कर दूं, दो यहां के न्यूक्लियस बना लूं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना? बोलिए। यस सर। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? खुशियां, है ना? खुशियां बढ़ जाएंगी। तो खुशी कब बढ़ती है? जब एनर्जी रिलीज होती है। किसी को एनर्जी तो पसंद है नहीं अपने पास रखना, है ना? तो जब ये एक बड़े न्यूक्लियस के दो मिड साइज टुकड़े करूं तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, राइट? हाँ, है ना? इसको हम कहते हैं फिशन। न्यूक्लियर फिशन पढ़ा है? यूरेनियम तोड़ के एनर्जी निकालते थे, है ना?
समझ में आया कि नहीं? और अगर मैं यहां के दो न्यूक्लियस जोड़ के यहां का न्यूक्लियस बना लूं, फिर से स्टेबिलिटी बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन। ओके बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें भी क्या हो, स्टेबिलिटी बढ़ी, एनर्जी रिलीज होगी, इसमें भी स्टेबिलिटी बढ़ी, एनर्जी रिलीज होगी, दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम बहुत बड़े न्यूक्लियस को मिड साइज न्यूक्लियस में तोड़ें, अगर हम बहुत छोटे न्यूक्लियस को जोड़ के थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाए, दोनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तोड़ने वाले प्रोसेस को कहते हैं फिशन, जोड़ने वाले प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। ओके, समझ में आ गई बात? हेवी न्यूक्लियस से मिड साइज न्यूक्लियस बनाया, फिशन। लाइटर न्यूक्लियाई से स्लाइटली हेवियर न्यूक्लियस बनाया, फ्यूजन। दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज हुई। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? बता दो फिर। मतलब आप आपको एक बात बता देता हूँ, ए इज इक्वल टू 50 से लेकर ए इज इक्वल टू 80 तक तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसकी वैल्यू 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, बाकी तो इधर थोड़ी कम होती, इधर थोड़ी कम होती, बीच में ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। उसी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बढ़ गया? Fe56। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं ना, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल है पहला, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जर्मेनियम 70। ठीक है, आपको गिवन है कि 70 का जो क्यूब रूट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.12। बताइए क्या होगा?
हो गया भाई, क्या करना था, हमारे पास फॉर्मूला है, सीधे सीधे सीधा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि सर जो रेडियस होता है दैट इज 1.1 फर्मी या फेम्टोमीटर, एक ही बात है ना, 1.1 फर्मी या फेम्टोमीटर इंटू a⁻1/3, दैट इज इक्वल टू 1.1 इंटू ए कितना 70 70 to the power 1/3 ऑलरेडी दे रखा हमें 4.12, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, करीब करीब 4.53 फर्मी, राइट। Yes, sir. चलो आगे बढ़े। अगला एग्जांपल है क्या बोलेंगे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of interaction between two carbon-12 nuclei touching each other। कैलकुलेट करिए। देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि क्या करना है। लास्ट वाले कैलकुलेशन तक लाके छोड़ दीजिएगा, जिसका हो जाए मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हाँ सर पहुंच गया। अच्छा देखो, हम लोग क्या है, मैंने भी वही किया जो फ्लो में आप लोग करते हो गलती से, ये 1.6 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, जबकि मैं फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना चाहता था, तो मेरे को एक 1.6 × 10⁻⁹ रख लेना चाहिए था, बचा लेना चाहिए था, राइट।
जो स्क्वायर था उसमें से वो एक 1.6 इंटू 10⁻19 मुझे बचा लेना चाहिए था, तो उसको मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन अपन को करनी नहीं है, बट फिर भी कम से कम एक आइडिया लग जाएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आंसर। सो इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 36 इंटू 10⁻−10 इंटू 36 नहीं 6 आएगा ना सर, अच्छा इंटू 1.6 है ये, इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। बेसिकली एक 1.6 इंटू 10⁻19 मैंने बचा लिया, एक को मल्टीप्लाई करके यहाँ 1.6 लिख लिया, -19 मल्टीप्लाई करके -10 छोड़ दिया, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1.1 इंटू 10⁻−15 इंटू 12⁻1/3। ओके, सो अगर आप देखोगे तो ये नंबर ठीक ठाक ही आएगा, 936 करीब करीब 300 से ऊपर हो गया, ये 10⁻5 हो गया, ये ऑलमोस्ट 1 ही है, तो ठीक है, तो ये 10⁻5 10⁻7 के ऑर्डर का है, राइट, 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है आंसर, है ना। जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 10.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप सोचिए, दो कार्बन 12 के जो न्यूक्लियस हैं उनको कांटेक्ट में लाने के लिए हमें इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके दोनों न्यूक्लियस कांटेक्ट में आएंगे, विच इज अ बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, है ना। इसलिए दो न्यूक्लियस को जोड़ना उतना आसान नहीं है। फ्यूजन जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि दो छोटे न्यूक्लियस को जोड़ दो बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, वो फ्यूजन उतना इजी नहीं है, क्योंकि दो न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए बहुत सारी, को कांटेक्ट में लाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जोड़ोगे कैसे, राइट। इसीलिए हम लोग अभी भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करते हैं वो किस पे बेस्ड करते हैं, फिशन बेस्ड करते हैं। दूसरी चीज, ये एनर्जी बहुत सारी है, अगर हम डे टू डे लाइफ से कंपेयर करें तो एक एटम के लेवल पे या न्यूक्लियस के लेवल पे, बट ये एनर्जी फिर भी आप सोचिए तो एएमयू की एनर्जी जो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके मुकाबले बहुत छोटी है ना। एक सेंस में बहुत बड़ी है, एक सेंस में बहुत छोटी है। कहने का मतलब ये है कि जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, जब आप न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर प्रोसेस से रिलीज होने वाली एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को निग्लेक्ट कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि उसके बाद भी अगर आप दो न्यूक्लियस को टकराने की बात कर रहे हो, दो न्यूक्लियस के को कांटेक्ट में लाने की बात कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए होगी वो एनर्जी फिर भी बहुत ज़्यादा है डे टू डे प्रोसेस में अचीव करने के लिए, ठीक है। वो कैसे अचीव कर सकते हैं ये सब बाद में पढ़ेंगे जब न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है, फिर आगे बढ़े। ये क्या हुआ, एक सेकंड बेटा।
तो अगला एग्जांपल देखते हैं फिर। अगला एग्जांपल है, मैं कुछ डेटा दे रहा हूं। फॉलोइंग डेटा is available arrange P Q R in order of stability। ठीक है, ये P का डेटा रहेगा, इधर Q का डेटा रहेगा, इधर R का डेटा रहेगा। यहाँ रहेगा मास नंबर, यहाँ रहेगा बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10 5 6 100 60 66। कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, उसमें आप अरेंज करिए पी क्यू आर को। थिंग इज कि यूज क्या होगा स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। यहां कितना आया 20, यहां कितना आया 12, यहां कितना आया 11, राइट। सो ऑब्वियसली P is more stable than Q, which is more stable than R. Yes or no? Yes. अच्छा, ये 20 नहीं है, 10 है ना बेटा, ये गलती होगी ना, 5 तो नहीं, 10 है ना यहाँ पे, ये आया 10। सो क्या हो गया, Q ज़्यादा स्टेबल है R से, Q is more stable than R, which is more stable than P. Sorry. आगे बढ़े हूँ। यस सर। चलो, a nucleus has binding energy of 100 mega electron volt. It releases 10 mega electron volt. Find new binding energy। बताइए सॉल्यूशन, आंसर।
क्या आएगा आंसर? दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सही होगा? बताइए। सर वहाँ ए। तुक्का लगाना है तो कुछ कुछ भी बोल दो, है ना। देखो सही तो होगा ये, ए सही होगा, ये गलत होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर 100 था 10 निकाल दिया तो 90 बचा ना। अबे बात समझ, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, उतनी एनर्जी इसका पास नहीं है, उतनी एनर्जी मिसिंग है। समझ में आया? तो पहले से इसके पास 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं था, इसने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दे दिया, तो अब कितना बचा? हम्म, पहले ये लैग कर रहा था कितना, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन, इसने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दे दिया, तो अब कितना लैग करेगा? कितना लैग करेगा बताइए? 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कंस्टिट्यूएंट से शुरू करिए। कुछ न्यूट्रॉन्स हैं प्लस कुछ प्रोटॉन्स हैं, एक्स वाई प्रोटॉन्स हैं, इससे बना था, मान लीजिए न्यूक्लियस कोई था ए, मुझे नहीं मालूम कौन सा न्यूक्लियस है, ठीक है, प्लस 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना, ये ना आपके बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, यस और नो? यस सर। फिर इसने, इसमें से ए ने रहा ए ही और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निकाल दिया, तो टोटल ये पहले 100 निकल चुका था, अब 10 और निकल गया, टोटल कितना निकल गया? 110। तो इसको वापस से कंस्टिट्यूएंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 10 दो, फिर और 100 दो, तो टोटल 110 देना पड़ेगा। तो देयरफॉर न्यू बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की टर्म्स में सोचोगे, मतलब इस इक्वेशन के टर्म्स में सोचोगे, तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। बढ़े आगे। यस सर। अगला एग्जाम्पल है कि न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय A प्लस B गिव्स C प्लस D। ओके, और इनके जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं ए बी सी और डी की, वो है आपकी ए की B1 है, बी की B2 है, सी की C1 है, और डी की, सॉरी, सी की बी, सी की बाइंडिंग एनर्जी B3 है और डी की बाइंडिंग एनर्जी B4 है। ओके, बताना है कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन कितना होगा। जो थोड़ा भी सोच रहा होगा उसको दो आंसर्स में कंफ्यूजन होगा, जो कुछ नहीं सोच रहा होगा उसका तो मैं क्या बोलूं, जो थोड़ा भी दिमाग लगा रहा होगा उसको दो आंसर्स में कंफ्यूजन होगा। एक तो उसको लग रहा होगा सर कि B1 प्लस B2 माइनस B3 प्लस B4, और दूसरा लग रहा होगा B3 प्लस B4 माइनस B1 प्लस B2, है ना। कंफ्यूजन अगर है तो इसी में, और अगर इसमें नहीं है तो पता नहीं आप क्या सोच रहे हो फिर।
देखो, किसी को समझ में आया इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा सर्टेनिटी के साथ कि हाँ सर ये पक्के से करेक्ट होगा? सर बी। बी करेक्ट होगा, क्यों? देखो बात समझो, तरीका क्या होगा, इसको आप पहले कंस्टिट्यूएंट में तोड़ दीजिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में तोड़ दीजिए। इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी आपको? आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी? इनकी बाइंडिंग एनर्जी B1 प्लस B2, है ना? यहाँ क्यों सप्लाई कर रहे हैं हम लोग? यहाँ क्यों सप्लाई कर रहे हैं हम लोग? हम लोग यहाँ सप्लाई करते हैं, A प्लस B को हमने ये एनर्जी सप्लाई करी तो ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में टूट गया। फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो थे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, उन्हीं से तो अल्टीमेटली C प्लस डी भी बने हैं। तो यहाँ से C प्लस डी बनाने के लिए जब बना तो इस प्रोसेस में इसने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी। कौन सी एनर्जी रिलीज करेंगे? पहले हम लोगों ने B1 प्लस B2 दिया इसको तोड़ने के लिए, अब जब जोड़ेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन से। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इनकी बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज B3 प्लस B4। तो बेसिकली हमें इतनी एनर्जी मिली आफ्टर इतना एनर्जी खर्चा करना। जब हमने इतनी एनर्जी खर्च करी तो हमें इतनी एनर्जी मिली। सो हमें नेट कितनी एनर्जी मिली? नेट एनर्जी कितनी रिलीज हुई? B3 प्लस B4 माइनस B1 प्लस B2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, यस सर। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। कॉपी हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। क्या है डेटा? क्या है? सबसे पहले आपको मास दे रखा है किसका? हाइड्रोजन एटम का 1.007826 यू। यू का मतलब समझ लो एम यू, है ना? और क्या दे रखा है? आपको दे रखा है मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है। क्या दे रखा है? न्यूट्रॉन। ये कितना है? तो सर ये है 1.008665 यू। और लास्टली मास ऑफ हीलियम एटम, ये कितना है सर? तो ये है आपका सर 4.00260 यू। ओके, समझ में आया? आपको इससे अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये सॉल्यूशन देख लो, ये खुद से नहीं होगा पहली बार में। क्वेश्चन बहुत आसान है बट फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद से नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होता है आपका हीलियम
2 प्लस आयन, राइट? मतलब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, राइट? यस और नो? एंड इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ, it contains 2 protons and 2 neutrons, right? So अगर मैं अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ क्या, या 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कंस्टिट्यूएंट का मास है, माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट? ये एमयू में आएगा, उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? है ना? अगर ऐसे लिखने में लग रहा है, खराब लग रहा है, क्योंकि मैं तो अक्सर बाइंडिंग एनर्जी को सीधे डेल्टा एम ही लिख देता हूँ, बात एक ही हो, तो मैं तुम्हें डेल्टा एम लिख दूँ, बाद में बाइंडिंग एनर्जी लिख लेना। बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर, राइट? है ना? तो अब देखते हैं कि यहां पर क्या हमें प्रोटॉन का मास दिया है। नहीं सर, नहीं गिवन है। ओहो, न्यूट्रॉन का गिवन है, चलो ये तो डन है। हीलियम एटम का गिवन है, अल्फा का नहीं गिवन है ना? समझ में आई बात? तो सर प्रोटॉन का मास कैसे निकलेगा? तो बेटा आपको हाइड्रोजन एटम का मास गिवन है। हाइड्रोजन एटम क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ना, जब मैं पढ़ रहा था मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कि सर हम तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास से फाइनल पार्टिकल के मास को अलग मान रहे हैं ना, फाइनल ऑब्जेक्ट के मास को अलग मान रहे हैं ना, तो मैं प्रोटॉन के मास का मास निकालने के लिए मैं एटम माइनस इलेक्ट्रॉन का मास कैसे लिख सकता हूँ? तो बेटा जवाब ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है ना, उसमें मास के लॉस वाला प्रोसेस कुछ खास नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन वाले केस में, राइट? क्योंकि वहाँ बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम है इलेक्ट्रॉन की, है ना? हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म से बात कर रहे हैं और बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी? सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के मास डिफेक्ट के बारे में नहीं सोचना है। ओके बेटा, या आप अभी से समझ लो कि आपको इलेक्ट्रॉन के मास डिफेक्ट के बारे में नहीं सोचना है। ओके बेटा, समझ में आई बात? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन को गायब कर दो। आप क्या लिखोगे? अगर मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए और क्वेश्चन में हाइड्रोजन का मास दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? ओके बेटा, समझ में आया? और अल्फा पार्टिकल का मास कैसे लिखोगे? तो अल्फा पार्टिकल सर हीलियम आयन है, हीलियम 2 प्लस आयन है। बेसिकली हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। सो दिस इज बेसिकली मास ऑफ हीलियम माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है तो बता दो। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा -2 me, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 me, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल ही हो गया, हमें जरूरत ही नहीं थी उसकी, राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास बचेगा क्या फाइनल इक्वेशन में? 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम, दैट इज इक्वल टू, अब इसका मास दे रखा है 1, इसको इंटू टू, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? है ना? तो ये आप करोगे, कैलकुलेशन करोगे, यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 0.0303 EU। therefore
बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0.0303 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी सारी एनर्जी है, समझ में आ रहा है? यस सर। कॉपी कर लो। हो गया सर। देखो, इलेक्ट्रॉन के मास का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों को इस चैप्टर में। उसको कैसे हैंडल करना है मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो लोग डायरेक्टली ये लिख देंगे बुक्स वगैरह में, या ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब ही कर देंगे कई लोग तो, ठीक है? मतलब सीधे ये लिख देंगे बुक्स में, ज़्यादातर बुक्स में ऐसे लिखा रहता है। और मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी थी कि कहाँ से आया यार। तो देखो, जब भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपके पास सोल्यूशन उसका हो चाहे नहीं हो, आप शुरुआत उसको ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है? एकदम प्रॉपरली हिसाब किताब लगा के मास लिखेंगे सबका ध्यान से। इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। और सिली मिस्टेक नहीं, वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है कि सिली मिस्टेक है स्टूडेंट को पता तक नहीं चलता, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इस तरीके से सारे मासेस लिखोगे, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी करना होगा करोगे, और अल्टीमेटली सबकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको यूज़ कर लोगे, जो नहीं दे रखा होगा उसको किसी और तरीके से, जैसे यहाँ पे ने हाइड्रोजन का यूज़ करके प्रोटॉन का मास निकाला, हीलियम का यूज़ करके अल्फा पार्टिकल का मास निकाला, वो सब करके आप अल्टीमेटली अपना आंसर दोगे, ठीक है बेटा? ओके सर। चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं फिर हम लोग। बाइंडिंग एनर्जी, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe, आपको पता होना चाहिए वैसे, लेकिन लिख दे रहा हूं, 2656, ठीक है? आपको दे रखा है एटॉमिक मास ऑफ Fe56 इज इक्वल टू 55.9349 U, mass of hydrogen atom is equal to 1.00783 U, and mass of neutron equals to 1.00867 U। सॉल्व करिए, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ पूरी पूरी। सर 1.00 क्या लिखूं? यहाँ पर हाँ सर। 1.00867।
ये समझ में आया? गलती होती तो यही होती है। ध्यान दीजिए, अपनी कैलकुलेशन हमेशा न्यूक्लियस लेवल पे रखिएगा। और आपको जो एटॉमिक मास दे रखा है ना बेटा, वो एटम का मास है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूडेड है। तो आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको न्यूक्लियस का मास मिलेगा। ये है मास ऑफ Fe न्यूक्लियस, एंड दिस इज, ये क्या है, मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी, या तो आप इलेक्ट्रॉन यहां लिख दीजिए, अगर तो आप एटम का मास सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उसमें काफी कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हमेशा ही न्यूक्लियस का इक्वेशन है ना, तो न्यूक्लियस लेवल पे रखिए, ठीक है। मतलब आगे चल के कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप एटॉमिक लेवल पे इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हो, ठीक है। इसलिए हमेशा न्यूक्लियस लेवल पे इक्वेशन लिखिए। सो 26 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 30 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Fe न्यूक्लियस। और Fe न्यूक्लियस का मास कैसे मिलेगा? एटॉमिक मास ऑफ Fe माइनस 26 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू, मास ऑफ प्रोटॉन तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन एटम का मास गिवन है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, 26 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस 26 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Fe माइनस 26 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से आप देखोगे यहाँ माइनस 26 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्लस 26 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज इक्वल टू 26 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 30 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Fe, दैट इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करोगे इसे, है ना, आप इसे कैलकुलेट करोगे, इसको हाइड्रोजन को 26 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूट्रॉन को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, और उसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, दैट आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.527878 या 5288 कर लो ना, 5288 U, that is equal to 0.5288 into, so this implies binding energy is equal to 0.5288 into 931.5 mega electron volt, which comes out to be equal to 492 mega electron volt, ठीक है। अब देखो यार, ये क्वेश्चंस एग्जाम में जितना आपको अभी दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा इजी भी हो सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जो एग्जामिनर है उसने ऑप्शंस में क्या लिया है। उसने ऑप्शंस में आपको 492 के साथ में 400 और 700 दिया है, या 491, 490 और 493 डाल दिया है ना, समझ रहे हो बात को? उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन किस लेवल पे करनी है उस पर फर्क पड़ जाएगा, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन की डिफिकल्टी तो वही रहेगी, बट टाइम बढ़ जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? हाँ सर आया। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। क्या शुरू करेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स का ही पार्ट है, रेडियो एक्टिविटी शुरू करेंगे, ठीक है।
कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर अब हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे कि आखिरकार रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी में दो चीज़ें हैं, रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जो हम आज पढ़ रहे थे उसी का एप्लीकेशन है, और दूसरा है कि रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड चीज़ें चलेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में ये होगा, उसकी अगली क्लास में हमारा फिशन एंड फ्यूज़न हो जाएगा। फिशन फ्यूज़न छोटा ही है, बट रेडियो एक्टिविटी में कैलकुलेशंस वगैरह, मतलब क्वेश्चंस की वेराइटीज़ वगैरह थोड़ी रहती हैं, इसलिए हम लोग रेडियो एक्टिविटी बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास पूरा का पूरा हम लोग रेडियो एक्टिविटी को देंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग फिशन और फ्यूज़न पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब कल। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।